हेलो दोस्तों। आज से हम लोग अपना एक नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत बेहतरीन सेशन होने जा रहा है। आज से यूपीएसआई और लोअर पीसीएस उसके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ये क्लास चलाई जा रही है स्पेशल हिंदी की। यहाँ आपको हिंदी से रिलेटेड सारी चीज़ें मिलेंगी कि हिंदी में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें यूपीएसआई, क्योंकि यूपीएसआई और लोअर पीसीएस के हिंदी का सिलेबस लगभग सिमिलर है। और जो यूपी ट्रिपल एससी की पीईटी का एग्ज़ाम है उसमें भी हिंदी में जितने भी पोर्शन आते हैं काफ़ी हद तक यहाँ से मदद मिल जाएगी, क्योंकि इस बार यूपी ट्रिपल एससी ने पेट में थोड़ा सा सिलेबस चेंज कर दिया है। पहले के हिसाब से काफ़ी चीज़ें आप लोगों का लोअर पीसीएस यूपीएसआई का मैच करता है, बट अभी जो यूपी ट्रिपल एससी पीईटी आया है उसमें उन्होंने केवल और केवल उसको हिंदी को आ, आ, पूरा वोकैब बेस्ड बना दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें कि आपको पर्यायवाची और विलोम ऐसे, तो उन सारी चीज़ों को भी देखेंगे। और थोड़ा बहुत तो यूपी ट्रिपल एससी कुछ अतिरिक्त भी क्वेश्चन को देता है, तो वहाँ ये सारी चीज़ें मदद मिल जाएंगी। ठीक है, और स्पेशली यूपीएसआई और लोअर पीसीएस वालों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण सा सेशन होने जा रहा है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ी सी भूमिका बना लेते हैं। ठीक है, भाषा और व्याकरण। ठीक है, और यहाँ काफ़ी कुछ बातें कही गई हैं जो कि हमारे काम की नहीं है। थोड़ी सी बात यहाँ पर देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं और अपने भावों विचारों को व्यक्त करते हैं। ठीक, कि भाषा एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं और अपने भावों विचारों को व्यक्त करते हैं। और नीचे इसने लिखा है परिवर्तन प्रकृति का नियम है। समय के साथ साथ भाषा में भी परिवर्तन आता रहता है। इसी कारण संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि आर्य भाषाओं के स्थान पर आज हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, बंगला, उड़िया, असमिया, मराठी आदि अनेक भाषाएं प्रचलित हैं। भारत की राजभाषा हिंदी स्वीकारी गई है। अब थोड़ी सी बात यहाँ पर कर लेते हैं, चूंकि आज की क्लास में हम लोग मुख्य जो हिंदी की भूमिका, हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसी के बारे में बेसिकली चर्चा करेंगे। वर्ण विचार। देखो, किसी भाषा के व्याकरण ग्रंथ में इन तीन तत्वों की विशेष एवं आवश्यक रूप से चर्चा की जाती है। पहला क्या है? वर्ण। दूसरा शब्द। तीसरा वाक्य। हिंदी विश्व की सभी भाषाओं में सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा है। हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं? 44 वर्ण। ये याद रख लेना होगा, आपके काम की बात है। और जिन्हें कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहेंगे? तो ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण करने में अन्य किसी ध्वनि की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? स्वर। स्वर कितने होते हैं सर? स्वर होते हैं 11। अ, आ, ई, उ, ए, ओ, और री। ठीक है, तो स्वरों की संख्या कुल कितनी हो जाएगी? स्वरों की संख्या कुल कितनी है? 11। और वर्ण कितने हैं हिंदी में? तो हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं? 44। क्लियर हो रही बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए,
स्वरों के बारे में यहाँ कहा गया है कि जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर, एवं जिन स्वरों को बोलने में अधिक समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इन्हें मात्रा द्वारा भी दर्शाया जाता है। ये दो स्वरों को मिलाकर बनते हैं, अतः इन्हें संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। तो आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ क्या है? दीर्घ स्वर हैं। तो दीर्घ स्वरों में क्या क्या आ जाता है? आ जाता है, ई आ जाता है, बड़ा ऊ आ जाता है, ए आ जाता है, ए आ जाता है, ओ आ जाता है और औ आ जाता है। इन सभी को हम लोग किसके अंतर्गत रखते हैं? दीर्घ स्वरों के अंतर्गत। ठीक है। अब अच्छा, यहाँ कुछ मात्राएं दी गई हैं। ठीक, कोई मात्रा नहीं, आ की इस तरीके से मात्रा बचपन में हम लोगों ने इस चीज के बारे में करा हुआ है। ठीक है। अच्छा, आगे इसमें क्या कहा गया है? व्यंजन। व्यंजन के बारे में क्या बताया गया है? तो व्यंजन किसे कहेंगे? जो ध्वनियां स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन। जब हम क बोलते हैं तो उसमें क प्लस अ, क और अ मिला होता है। इस प्रकार हर व्यंजन स्वर की सहायता से बोला जाता है। इन्हें 5 वर्गों तथा स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म व्यंजनों में बांटा गया है। तो 5 वर्ग और स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजनों में बांटा गया है। तो आइए देखते हैं स्पर्श में क्या क्या आ जाते हैं। तो ये देखो, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इन्हें स्पर्श कहते हैं। क वर्ग में क्या क्या मिलता है? तो क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इं। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ढ। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ में क्या क्या आता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। य, र, ल, व, य, र, ल, व। ओके। ऊष्म में क्या आता है? श, श, ह, श, 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 ह। ठीक है। संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं? तो संयुक्त अक्षर भी हिंदी में होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? या संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। ठीक है। एक होता है छ, फिर त्र, फिर ज्ञ। छ किससे मिलके बना होता है? तो क प्लस श। त्र किससे बना होता है? तो त प्लस र। और ये ज्ञ किससे बना होता है? ज प्लस इ। और आगे यहाँ क्या कहा है? हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर, 33 व्यंजन, अर्थात कुल कितने वर्ण? 44 वर्ण, और 3 क्या होते हैं? संयुक्त अक्षर होते हैं। क्लियर? तो 11 स्वर होंगे और 33 व्यंजन होते हैं और कुल 44 वर्ण होते हैं। यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे, देखिए 1 2 3 4 5, तो ये पूरे 5 ठो हैं, तो 25 यहाँ हो गए। ठीक, 25, और ये देखो आपका 4 यहाँ 4 यहाँ 8, तो 25 8 कितने हो जाएंगे? 33। तो 33 तो व्यंजन हो गए, 3 संयुक्त अक्षर हो गए। ठीक, वो संयुक्त अक्षर क्या है? छ, त्र, ज्ञ। तो 33 प्लस 3। ठीक है। और 11 आपके क्या होते हैं? स्वर होते हैं, जिसमें अ, आ, ई, उ, ए, ऐ और री। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ठीक है, ये आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, री। ठीक, तो ये कुल 11 होते हैं। ठीक, चलिए अब हम आगे बात करते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में। तो वर्णों का उच्चारण स्थान, तो भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और समझने के लिए विभिन्न वर्णों के उच्चारण स्थानों को जानना आवश्यक है। तो आइए देखते हैं। तो जो आ और क वर्ग का और विसर्गों का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है? कंठ। ठीक है। ठीक, जो उसका नाम होगा वो क्या होगा? कंठ। नेक्स्ट।
अब बात करते हैं ताल तालु तालव्य उसका नाम होगा। इसका कौन कौन से होते हैं जिनका उच्चारण स्थान तालु होता है? तो एक तो छ वर्ग हो गया, ठीक। फिर य होता है, फिर श होता है, फिर ई मतलब ई बड़ी छोटी और च वर्ग और य और स, इनका उच्चारण स्थान तालु होता है। इसके बाद मूर्धा या मूर्धन्य का क्या होता है? तो री होता है, ट वर्ग होता है, र होता है, श होता है, ठीक। वर्णमाला के लिए मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ, ठीक है, ताकि आपकी वर्णमाला से रिलेटेड सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएं, ठीक है। चलिए फिलहाल आगे कह रहा है दंत होता है। तो देखिए दंत में क्या क्या होगा? तो री, त, त वर्ग, ल और श। ओष्ठ क्या होगा? तो उ प वर्ग, ठीक। नासिका में अंग जो लास्ट वाले हैं और न म। कंठ तालु, कंठ तालव्य उसको बोला जाता है, ठीक है, उच्चारण स्थान कंठ तालु है ए। और कंठ ओष्ठ क्या होता है? तो ओ औ। और दंत ओष्ठ क्या होता है? तो वो होता है व। यंत्र क्या होता है? तो ये है ह, ठीक। तो ये चीजें आपको याद रही। अब आगे बात करते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारण में वर्ण विशेष का उच्चारण स्थान के साथ साथ नासिका का योग होता है। अतः अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान उस वर्ग का उच्चारण स्थान और नासिका होता है। जैसे अंग में कंठ और नासिका दोनों का उपयोग होता है, अतः इसका उच्चारण स्थान कंठ और नासिका होगा, ठीक। अब यहाँ देखो क्या कह रहा है, उच्चार दृष्टि से व्यंजनों को 8 भागों में बांटा गया है, ठीक। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों को कितने भाग? 8 भागों में बांटा गया है। अच्छा यहाँ समझ लेना ये कंठ को वो होता है, कंठ को
बोलो छ। छ जब बोलोगे तो जब छ बोलते हो तो पहली बात तो छ में काफी देर तक वो रहता है, स्पर्श किए रहता है। फिर जब आप बोले तो उसके बाद वो क्या करता है कि संघर्षी हो जाता है। छ छ इसमें दो उच्चारण आपको मिल रहे होंगे, ज झ। क्लियर हो रही बात? ठीक, तो इन दोनों में अंतर अच्छे से समझ लेना। संघर्षी में क्या हो जाता है, श श तीनों स, ह ख ज फ। और स्पर्श संघर्षी में क्या हो जाएगा, च छ ज झ, च छ ज झ, ये सब स्पर्श संघर्ष। नासिका, नासिका में जिसके उच्चारण में हवा का अंश, प्रमुख अंश नाक से निकलता है, जैसे अंग, ङ, ड़, ङ, म। ठीक है। अच्छा, इसके बाद बात करें पार्श्विक की। तो पार्श्विक क्या होता है, ल ल ल। निकल के आ रही है तो इससे क्या, क्लियर हो रही बात?